नमस्कार। आज हम बात करेंगे खुशवंत सिंह की बहुत ही प्यारी कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में। देखिए, इस कहानी में बहुत सी भावनाएं हैं, लेकिन हम खास तौर पर उन फैक्ट्स और डिटेल्स पर गौर करेंगे जो इसे इतना यादगार बनाते हैं। मतलब वो छोटी छोटी बातें जो अक्सर एग्जाम्स में या डिस्कशंस में पूछ ली जाती हैं, ताकि आपकी समझ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कहानी की शुरुआत ही होती है इस खूबसूरत लाइन से। जरा सोचिए, लेखक अपनी दादी को कैसा देखते हैं? जैसे पहाड़ों में सर्दियों का नजारा, एकदम शांत, सफेद और सुकून देने वाला। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनकी पूरी पर्सनालिटी का निचोड़ है। और यही इमेज हमें पूरी कहानी में उनकी शख्सियत को समझने में मदद करेगी। तो चलिए, इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम दादी के कैरेक्टर को समझेंगे, फिर उनके और लेखक के रिश्ते के 3 फेजेस, गांव वाला, शहर वाला और फिर अकेलेपन वाला। और आखिर में हम बात करेंगे उनकी इमोशनल विदाई की। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक कालातीत चित्र। यहाँ हम दादी के कैरेक्टर को करीब से जानेंगे। लेखक के लिए वो एक ऐसी इंसान थी जिन पर वक्त का कोई असर ही नहीं हुआ, हमेशा एक जैसी, शांत और स्थिर। लेखक बताते हैं कि पिछले 20 सालों में उनकी दादी जरा भी नहीं बदली थीं। वो उन्हें कैसे याद करते हैं? छोटी, थोड़ी मोटी और हल्की सी झुकी हुई। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे कोई नक्शा हो। और वो हमेशा बेदाग सफेद कपड़े पहनती थीं, कमर पर एक हाथ रखकर अपना झुकाव संभालती थीं। उनके सफेद बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे रहते थे। ये जो बाहरी ठहराव था ना, वही उनके मजबूत कैरेक्टर को भी दिखाता। लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस से भी ज्यादा जरूरी थी उनकी भक्ति। सच कहें तो यही उनकी असली पहचान थी। उनके होंठ हमेशा बिना आवाज के प्रार्थना में हिलते रहते थे और उनकी उंगलियां वो तो बस माला जपने में ही लगी रहती थीं। ये एक ऐसी आदत थी जो कभी कभी नहीं बदली। चलिए, अब आते हैं उनके रिश्ते के पहले फेज पर, गांव के साथी। ये वो दौर था जब लेखक और उनकी दादी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पक्के वाले दोस्त। गांव में उनकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी थी, और वो भी एक साथ। दादी ही उन्हें सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। जब वो उन्हें नहलाती थी तो साथ साथ सुबह की प्रार्थना भी गाती रहती थी। नाश्ते में क्या मिलता था? मक्खन और चीनी लगी एक मोटी बासी चपाती। और तो और वो उनके साथ मंदिर वाले स्कूल तक जाती भी थी, जहां पुजारी उन्हें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे। और लौटते समय दोनों मिलकर गांव के कुत्तों को बासी चपातियां खिलाते थे। मतलब उनका बॉन्ड इस दौर में बहुत मजबूत था। लेकिन ये मजबूत रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रहा। कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब परिवार शहर शिफ्ट हो गया, और यहीं से शुरू होता है दूसरा फेज, शहर का अलगाव। इसी ने धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक दूरी बना दी। तो सवाल ये उठता है, जो इस दूरी की वजह भी है, आखिर दादी शहर के उस नए इंग्लिश स्कूल से इतनी परेशान क्यों थीं? ऐसा क्या था वहां जो उन्हें पसंद नहीं आया? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि नए स्कूल में भगवान या धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, जो उनकी सोच के एकदम खिलाफ था। दूसरा, अब वो साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में लेखक की कोई मदद नहीं कर सकती थी। और तीसरा, जो शायद उन्हें सबसे ज्यादा चुभा, वो था स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाना। ये बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। उनके हिसाब से म्यूजिक का ताल्लुक अच्छी चीजों से नहीं था। वो मानती थी कि ये तो वैश्याओं और भिखारियों का काम है, शरीफ लोगों का नहीं। इसी वजह से वो बहुत परेशान हुई और उन्होंने अपनी नाराजगी चुप रहकर दिखाई। ये जो बदलाव था वो इस टेबल में साफ दिखता है। गांव में मंदिर वाला स्कूल था, शहर में इंग्लिश स्कूल। गांव में वर्णमाला और प्रार्थना सीखते थे, शहर में साइंस और ग्रेविटी। गांव में वो दादी के साथ पैदल जाते थे, शहर में मोटर बस से। और गांव में जहां वो कुत्तों को रोटी खिलाते थे, वहीं शहर में उनका सहारा गौरैया बन गईं। हर एक बदलाव उन दोनों को एक दूसरे से और दूर करता गया। और अब हम पहुंचते हैं उनके रिश्ते के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, स्वीकृत एकांत। जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनकी दोस्ती का जो एक कॉमन लिंक था वो भी टूट गया, और दादी ने इस अकेलेपन को बस स्वीकार कर लिया। ये वो मोमेंट था जब लेखक को यूनिवर्सिटी में अपना अलग कमरा मिल गया तो उनकी दोस्ती का साझा बंधन टूट गया। दादी ने अपने इस अकेलेपन को बिना किसी शिकायत के अपना लिया। तो अब उनकी दिनचर्या बस 3 चीजों में सिमट गई थी। पहला, कताई। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने चरखे पर बैठी रहती थी। दूसरा,
प्रार्थना। उनके होंठ तो लगातार प्रार्थना में चलते ही रहते थे। और तीसरा, गौरैयों को दाना खिलाना। दोपहर में बस यही एक पल था जब वो थोड़ा आराम करती थी। और ये जो गौरैयों को दाना खिलाने का वक्त था ना, उनके लिए दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। ये बहुत खास था। सैकड़ों गौरैयां आती, उनके पैरों पर, कंधों पर, यहाँ तक कि सिर पर भी बैठ जाती थी। जब इंसानों से दूरियां बढ़ गईं, तो यही पक्षी उनकी खुशी का सबसे बड़ा जरिया बन गए। और अब हम कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर आ गए हैं, उनकी अंतिम विदाई। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां लेखक की वापसी और दादी के जीवन का अंत दिखाया गया है। यहाँ सब कुछ बहुत तेजी से होता है। 5 साल बाद जब लेखक विदेश से लौटे तो दादी ने पड़ोसियों के साथ मिलकर जश्न मनाया, जैसे कोई योद्धा घर लौटा हो। लेकिन अगली ही सुबह उन्हें हल्का बुखार हो गया। उन्होंने सबको बता दिया कि उनका अंत नजदीक है और अब वो बस प्रार्थना करेंगी। और फिर प्रार्थना करते करते ही उन्होंने शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी माला उंगलियों से छूटकर गिर गई। और इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। हजारों गौरैया वहां आकर चुपचाप फर्श पर बैठ गई। कोई चहचहाहट नहीं। लेखक की मां ने उन्हें रोटी के टुकड़े भी डाले, लेकिन किसी ने एक टुकड़े को भी नहीं छुआ। जब दादी के शरीर को ले जाया गया तो वो सब भी चुपचाप उड़ गई। ये उनकी तरफ से एक खामोश श्रद्धांजलि थी। ये बात उनके कैरेक्टर की पूरी कहानी बयां करती है। उन्होंने अपनी मौत को भी उतनी ही शांति से अपनाया जितनी शांति से उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे बदलावों को अपनाया था। चाहे गांव से शहर आना हो, पोते से दूर होना हो या अकेलापन, उन्होंने हर चीज को बस स्वीकार किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे कोई इंसान जो इतना शांत, इतना स्थिर और बस अपनी भक्ति में डूबा रहता है, वो अपने पीछे इतनी पावरफुल और यादगार छाप छोड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?